हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम 1 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कल के वीडियो के रिकॉल के साथ। कल जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था वो ये था कि रेड फोर्ट फेस्टिवल हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड कराया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने किस जगह पर इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्निका बनाने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि मैसूरू। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने BRBNMPL के साथ मिलकर के कहाँ पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की फाउंडेशन का स्टोन रखने के बाद स्टोन सेटअप किया है। तो वो था उसका इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि मैसूर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन था वो ये था कि जो निपुण है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो निपुण है उसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। पांचवा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च किया गया, यानी कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। तो वो किस कंट्री के साथ मिलकर के बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि इजराइल। छठा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाल ही में जो नीति आयोग के द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030 बुक रिलीज की गई है वो किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि FAO। किस स्टेट में रामनाथ कोविंद जी के द्वारा तीसरा नेशनल वाटर अवार्ड फेलिसिटेट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली। आठवां जो सवाल था वो ये था कि हाल ही में किस कंट्री ने इंडिया के लिए कोविड-19 ट्रैवल रेटिंग को हाई रिस्क से घटा करके लो रिस्क लेवल पे लाके रख दिया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, USA। नौवां जो सवाल था वो ये था कि किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अभी तक ट्राइब्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। पहला था हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा दिल्ली, चौथा पौंडीचेरी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन दो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में किसी भी ट्राइब को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। 10वां जो सवाल था वो ये था कि हमें दो स्टेटमेंट में से ये बताने थे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो रबर की खेती करने के लिए हमें कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कथन ये था कि जो तमिलनाडु है भारत का वो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है रबर का। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, कि हमारा पहला ही स्टेटमेंट सही था। तो फ्रेंड्स, आपके लिए भी यहाँ पे एक क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि जो इंडिया के टॉप 3 रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन कौन से हैं। उन सबके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। 10वां जो क्वेश्चन था वो ये था कि सारिस का टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान। 12वां जो क्वेश्चन था वो ये था कि जल शक्ति अभियान जिसमें कि कैच द रेन कैंपेन किस ईयर में शुरू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2021। हमारा जो 13वां क्वेश्चन था वो ये था कि हमें राजस्थान के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो हमें ये बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा कथन ये कहता है कि राजस्थान की जो बाउंड्री है वो 5 स्टेट के साथ शेयर करती है। तीसरा स्टेटमेंट था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो राजस्थान से होके गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि हमारा तीनों का स्टेटमेंट क्या था राजस्थान के संदर्भ में सही था। 14th क्वेश्चन था वैगन ट्रेजिडी किस चीज से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, मोपला रिबेलिएशन रिबेलिएशन। कल का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन था वो ये था कि जो आसाम है किस स्टेट के साथ मिलकर के अपना बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूट को सॉल्व किया है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था मेघालय। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि किस रेलवे जोन के द्वारा अपने पूरे एरिया को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया गया है। ऑप्शन ए है कोंकण रेलवे, ऑप्शन बी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ऑप्शन सी है ईस्ट कोस्ट रेलवे,
ऑप्शन डी है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कॉनकेन रेलवे। रिसेंटली कॉनकेन रेलवे ने अपने पूरे एरिया को इलेक्ट्रीफाइड कर लिया, 100% इलेक्ट्रीफाइड कर लिया गया है। जो कि जो हमारा वो 741 किलोमीटर जिसका रूट हमें देखने को लंबा रूट देखने को मिला था। तो ये जो रूट है हमारा रो हा जो कि महाराष्ट्र में है से लेकर के थोकूर इन केरला तक में फैला हुआ, यानी कि ये जो पूरा 741 किलोमीटर लंबा जो रूट था हाल ही में कॉनकेन के द्वारा फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। जो इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट थी वो टोटल कितनी थी, 1287 करोड़। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ लोकेट वो इंडिया के किस नदी पर लोकेटेड है। पहला है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है सतलुज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो आसाम में लोकेटेड है, जो कि कहाँ पे है तो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास हमें देखने को मिलता है। जो हाल ही में जो नेशनल यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क है उसने अपना 14th राइनो सेंसस 2022 में क्या किया है, कंप्लीट किया है, जिसमें हमें क्या देखने को मिले थे 201 राइनो यानी कि एक सिंग वाले राइनोस को क्या देखने को मिला, तो उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला था। और जो कि हमारा 2018 में कितने थे तो 400 की जो डेथ हो गई थी। तो जो हमने रिकॉर्ड किया था यानी कि 2018 में जो हमने 400 राइनोस को की डेथ को क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। जबकि इस साल हमें 2022 में जो 14 सेंसस हुआ है राइनोस का, तो उसमें क्या देखने को मिला है कि जो एक सिंग वाले गेंडे हैं उनमें उनकी संख्या में 200 राइनोस में इंक्रीज देखने को मिला है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें हमें 903 फीमेल्स और 750 मेल्स देखने को मिलते हैं। और उसमें जो टोटल जो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो टोटल एक सिंग वाले गेंडे की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 2613 है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि किस कंट्री के द्वारा हाल ही में 22 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किए गए हैं, रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। तो ऑप्शन ए है यूएई के द्वारा, ऑप्शन बी है यूएसए के द्वारा, ऑप्शन सी है चाइना के द्वारा, ऑप्शन डी है रसिया के द्वारा। उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि चाइना के द्वारा क्या किया गया रिसेंटली, यानी कि 20 मार्च 2022 को 22 सैटेलाइट रॉकेट स्पेस में क्या किया गया है तो लॉन्च किया गया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि चाइना। हमारा जो चौथा क्वेश्चन था, हाल ही में किस कंट्री के द्वारा 5वां बिम्स्टेक समिट कंडक्ट कराया गया है। ऑप्शन ए है इंडिया के द्वारा, ऑप्शन बी है श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन सी है बांग्लादेश के द्वारा, ऑप्शन डी है नेपाल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। रिसेंटली जो बिम्स्टेक की जो 5th मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी तो श्रीलंका में हमें देखने को मिली थी। जो बिम्स्टेक है उसका जो फुल फॉर्म है यानी कि द बे ऑफ बंगाल इंटेंटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ये हमारा क्या है, एक रीजनल मल्टीक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम हर एक कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कंट्री टू कंट्री पीस मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी इन सब सेक्टर के लिए हम क्या करते हैं इसमें मीटिंग करते हैं। तो इसलिए हमारा ये बिम्स्टेक ग्रुप बनाया गया था। तो बिम्स्टेक में जो टोटल अभी हमें कितने मेंबर देखने को मिलते हैं, 7 मेंबर देखने को मिलते हैं, जिसमें से कि 5 हैं वो कहाँ से हैं तो साउथ एशिया से हैं और 2 कहाँ से हैं तो साउथ ईस्ट एशिया से हमें देखने को मिलते हैं। जो साउथ एशिया से कौन कौन से कंट्री हमें देखने को मिलते हैं तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। और जो हमें 2 साउथ ईस्ट एशिया से देखने को मिलते हैं तो क्या कौन कौन से देश देखने को मिलते हैं तो म्यांमार एंड थाईलैंड। बिमस्टेक जो है वो सिर्फ साउथ और साउथ ईस्ट को ही एशिया से कनेक्ट करके नहीं रखता, बल्कि ये हमारा क्या है इकोलॉजिकल भी कनेक्ट करके रखता है, जैसे ग्रेट हिमालयस को और बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करके रखता है। ये जो हमारा बिमस्टेक है ये किसका अल्टरनेटिव माना जाता है कि ये जो सार्क है उसका अल्टरनेटिव इस बिमस्टेक को ही माना जाता है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आईओएनएस के कंसाइडर में हमारा कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इस इवेंट को हर 2 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है और इसकी शुरुआत भारत इंडियन आर्मी के द्वारा 2008 में की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो हमारा आईओएनएस है उसको सबसे ज़्यादा बार चेयर किसके द्वारा किया गया है तो भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा बार किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है कि हमारा पहला कथन ही सही है, दूसरा कहता है हमारा सिर्फ दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी कहता है हमारा दोनों कथन सही है,
ऑप्शन डी कहता है हमारा को दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी कि रिसेंटली IONS जो मर्टिटाइन एक्सरसाइज है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है, तो वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज देखने को मिली थी, तो वो गोवा के अरेबियन सी में हमें देखने को मिला था। जो IONS है उसकी वॉलेंट्री जो इंटेंटिव है वो उसका जो लक्ष्य है वो क्या है कि जितने भी जो हमारे कोस्टल कंट्रीज हैं, कोस्टल कंट्री रीजन्स हैं, उन सब में पीसफुल मेंटेन बनाए रखें। और जो हमारा जो उसमें जो प्रॉपरली जो मेन फोकस है वो क्या है प्रमोट करना है रीजनल सिक्योरिटी को। और ये हर 2 साल में एक बार कराई जाती है, इसलिए और इसकी जो शुरुआत है वो इंडियन आर्मी के द्वारा कराई गई थी, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। आज के टाइम पे IONS में टोटल 24 कंट्री क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि कहाँ को देखने को मिलते हैं, जो इंडियन ओशन रीजन की कंट्री हमें देखने को मिलता है। तो जो इसमें से 8 कंट्री ने इसके ऑब्जर्वर स्टेटस कर रखा है। जैसे कि हमें 2008 से 2010 में इंडिया के पास देखने को मिला था चेयरमैनशिप। 2010 से जो 2012 के में जो चेयरमैनशिप था वो किसके पास था, तो UAE के पास था। 2012 से 2014 तक साउथ अफ्रीका के पास रहा था। 2014 से 2016 तक ऑस्ट्रेलिया के पास। 2016 से 2018 में बांग्लादेश के पास। 2018 से 2021 के पास ईरान के पास रहा था। इसलिए हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट था कि जो सबसे ज़्यादा चेयरमैनशिप भारत के द्वारा कराई गई है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अभी जो इसकी प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, तो फ्रांस के पास है। कब कब से, तो 2 जून 2021 से कब तक रहेगी, 2022 तक, यानी कि सॉरी 2023 तक फ्रांस के पास इसकी प्रेसिडेंसी रहेगी। हमारा जो आज का छठा सवाल है वो ये है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो कहाँ लोकेटेड है, तो अरावली हिल्स के पास लोकेटेड है। दूसरा ये कह रहा है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो फर्स्ट टाइम टाइगर रिजर्व को सक्सेसफुली कंडक्ट करा पाया है, जिसमें रीलोकेटेड किया गया है रॉयल बंगाल टाइगर्स को, कहाँ पे, तो और सरिस्का टाइगर रिजर्व में। और प्रेजेंट के टाइम पे हमें 20 टाइगर के आसपास रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी कहता है हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी कहता है हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी कहता है हमारे दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अरावली वो सॉरी सर, इसका जो टाइगर रिजर्व है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो अरावली हिल्स के पास देखने को, रेंज के पास हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। जो सरिस्कर टाइगर रिजर्व है उसमें फर्स्ट टाइम टाइगर को सक्सेसफुली रिलोकेटेड बंगाल टाइगर का किया गया है। और जो आज के समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में 20 के आसपास शेर हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रिजर्व देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारे पहला और दूसरा दोनों कथन क्या हो गया, सही हो गया। आज का जो हमारा 7वां सवाल है वो ये है कि जो डारलोंग कम्युनिटी है, जो कि हाल ही में न्यूज़ में हमें देखने को मिली थी, वो किस कम्युनिटी का सब ट्राइब है। तो पहला ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन ए है बरूस, ऑप्शन बी है कुकी, ऑप्शन डी है मुंडा, ऑप्शन डी है संथाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कुकी। रिसेंटली लोकसभा के द्वारा एक बिल इंक्लूड किया गया है, जो डारलोग कम्युनिटी है किसकी सब ट्राइब है, जो कुकी कम्युनिटी की क्या है, तो सब ट्राइब है, जो कि हमें शेड्यूल लिस्ट में भी देखने को मिलता है। कहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है, तो ट्राइब, ये जो हमारा शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ जो त्रिपुरा है उसकी लिस्ट में भी हमें कुकी जो कम्युनिटी है उसका जो सब डारलोग कम्युनिटी है वो हमें देखने को मिलता है। और जो डारलोग कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है हमारे देश में टोटल कितना है, तो 11,000 है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कुकी। आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किस डे को नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करने की बात की गई है। तो ऑप्शन ए है अप्रैल 5, ऑप्शन बी है May 5, ऑप्शन सी है July 5, ऑप्शन डी है October 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि July 5।
हर साल यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया है कि 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में ऑब्जर्व करेंगे इसका। और ये जो स्टेप उठाया गया था वो किसके साथ मिलकर उठाया गया था, तो स्टैंडर्ड कम्युनिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ मिलकर के ये स्टेप उठाया गया है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि जो फ्लो वाटर है उसमें इम्प्रूविंग करना है, और जो वाटर की क्वालिटी है गंगा में उसको भी क्या करना है, तो बढ़ाना है। और दूसरी ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जो गंगा के अंदर जितनी भी गैंगेटिक डॉल्फिन है तो उनके सर्वाइवल यानी कि उनकी जीवन में भी क्या करना है, प्रोग्रेस यानी कि सुधार करना है। तो इस मेन ऑब्जेक्टिव के साथ हर साल यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि हम हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आज का जो हमारा नवा क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लैंग्वेज को किस शेड्यूल में रखा गया है। ऑप्शन ए है 7th शेड्यूल, ऑप्शन बी है 8th शेड्यूल, ऑप्शन सी है 9th शेड्यूल, ऑप्शन डी है 10th शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी यानी कि 8th शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में रखा गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे, तो 14 लैंग्वेज थे। तो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किस वो 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। तो पहला था कोंकणी, दूसरा था मणिपुरी और तीसरा था नेपाली। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चार लैंग्वेज को ऐड किया गया था, जैसे कि हमारा बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली था, जो कब किया गया था 2003 में। इसलिए आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में टोटल कितने लैंग्वेज है, तो 22 लैंग्वेजेस देखने को हमें मिलता है। आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस मिनिस्ट्री को नॉमिनेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2022 के लिए। ऑप्शन ए है हेल्थ मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी है आयुष मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी है डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि आयुष मिनिस्ट्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि आयुष मिनिस्ट्री। रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री को प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार के लिए 2022 के लिए चुना गया है। विजेताओं की घोषणा 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर ही की जाएगी। आवेदक सीधे ही आवेदन कर सकता है या उन्हें इस पुरस्कार प्रक्रिया के तहत विचार के लिए योग के क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी मुख्य व्यक्ति या संगठन द्वारा नामांकित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 1 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स एमसीक्यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू की। तो हमारे इस करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद।